Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with basic principles of educational administration. ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर बीएड का, जिसके अंदर हमने एक वीडियो पहले भी देखी थी जिसमें हमने डिफाइन किया था कि जो फंक्शंस हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्या हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका थर्ड टॉपिक है ये। इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या हैं, किन सिद्धांतों पे ये प्रशासन चलता है। जो शैक्षिक प्रशासन है वो किन सिद्धांतों पे चलता है, क्या सिद्धांत इसके लिए बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं, किन किन चीज़ों के वर्क के लिए कैसे कैसे प्रशासन बनाए गए हैं, क्या क्या उनके सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें हम इनमें पढ़ेंगे। स्कूल के अंदर प्रशासन कई तरीके के काम करता है। जो विद्यालय है उसके अंदर प्रशासन कई तरीके के काम करता है, जैसे जो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनसे रिलेटेड, शिक्षकों से रिलेटेड, जो बच्चों के या स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कराने हैं उससे रिलेटेड, या टीचर्स को कोई फंडिंग करनी है उससे रिलेटेड, या कोई प्रोग्राम करवाना है उससे रिलेटेड। मतलब प्रशासन के अंदर इस टाइप के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए ये प्रशासन बनाया जाता है, जिनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत किन किन चीज़ों पर कार्य करते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी लोकतांत्रिक एक जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, सबके हक में होनी चाहिए। इसके अंदर सब पॉइंट्स हम देखेंगे। हर किसी को मौका देना, मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि स्कूल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और उसके अंदर हर किसी को मौका मिलेगा। अगर कोई कुछ कार्य करना चाहता है और उसके अंदर एक ग्रुप, मान लीजिए ग्रुप के अंदर कोई कुछ काम करना चाहता है और किसी एक को उस ग्रुप का लीडर बनाया गया है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है समूह में कार्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप के अंदर सभी को मौका मिलना चाहिए, उसी प्रकार ये भी है कि समूह में कार्य करें। कोई भी अगर कार्य मिला हुआ है तो नॉन टीचिंग स्टाफ का है या टीचिंग स्टाफ का है तो उसको समूह में करना है। नेक्स्ट है हमारा हर किसी की बात सुननी है। मतलब डेमोक्रेटिक में क्या है, हर किसी की बात सुननी है। अगर ग्रुप में कोई डिसीजन हो रहा है, किसी बात को लेकर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उसके अंदर सबकी बात सुनी जाएगी। मतलब डेमोक्रेटिक एक लीडरशिप होनी चाहिए कि लीडर ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी चलाए हर चीज में, सबकी राय ले। टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या स्कूल के जो ओनर हैं या फिर चीफ है, जो भी हैं, उन सबकी राय ली जाए उसके अंदर। मतलब हर किसी की बात सुनी जाए और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाए। फोर्थ है इसमें सबके फैसले को सम्मान देना चाहिए। मतलब सबके फैसलों को सम्मान क्यों देना है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जो शैक्षिक प्रशासन है, इसके अंदर डेमोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हर किसी को बोलने का राइट है उसके अंदर। ये नहीं है कि आप खुद हर चीज़ अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं और दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे कुछ बोलने का। सबके फैसलों को सम्मान देना है इसके अंदर। कोई भी कोई फैसला कर रहा है, उसकी एक तरीके से वोटिंग होती है कि भाई किसका फैसला सही है, किस फैसले पर काम करना है, उसके हिसाब से सबके व्यूज लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, जिसमें कोऑपरेशन, मतलब एक साथ मिलजुल कर काम करना। कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। तो इसमें सब पॉइंट्स है। फर्स्ट है आपस में मिलजुल कर कार्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेशन का मेन मोटिव ही यही होता है कि आपस में मिलजुल कर काम करना है सबको। नेक्स्ट है हर किसी को मौका दिया जाए। इसके अंदर भी है कि हर किसी को मौका मिलेगा तभी वो कोऑपरेशन के साथ काम करेगा, और उसके साथ भी लोगों को कोऑपरेटिव ही बिहेवियर रखना है अपना। थर्ड है ऐसा वातावरण जिसमें सबका योगदान हो। ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में या विद्यालय में क्रिएट करना जिसके अंदर सबका योगदान हो, कोई उससे पिछड़ ना जाए। मतलब अगर कोई चाहता है किसी चीज में अपना योगदान देना, तो ऐसा वातावरण वहाँ बनाया जाए जहाँ पर सबका योगदान हो, किसी भी डिस्कशन को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर। फोर्थ हम इसमें देखेंगे मिलकर कार्य करना। मतलब मिलजुल कर सारे काम को, जितने भी अपने इस प्रशासन में काम होते हैं, शैक्षिक प्रशासन के अंदर, उन सभी कार्यों को मिलजुल कर करना है। सारे वर्क, जो भी ऐसे वर्क दिए जाते हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ के हों या टीचिंग स्टाफ के हों, सबको मिलजुल कर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना है।
थर्ड है हमारा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक तरीके से साइंटिफिक जो होता है वो एक स्टेप वाइज होता है, जिसके अंदर हर चीज स्टेप वाइज की जाती है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप निष्कर्ष पर जाना। स्टेप वाइज स्टेप ही हम इसमें निष्कर्ष में जाएंगे। सबसे पहले नीड पर फोकस करना है कि किस चीज की हमें नीड है, उस पर फोकस करना है। पहले उसको कलेक्ट करना है, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर प्रोसेस करनी है। प्रोसेस जो है प्रोसीजर, उसके लिए प्रोसेस करनी है, प्रोसीजर अपनाना है उसका। उसके बाद उसमें आकलन करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। मतलब जो साइंटिफिक मेथड होता है वो एक तरीके से माना जाता है कि साइंटिफिकली अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो वेल प्रूव्ड होता है कि ये चीज प्रूव हो चुकी है और ये साइंटिफिक है। तो उसके अंदर हर टेक्निक का यूज होगा स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेट करके कैसे टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है या स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, ये सब आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, टीचर्स को मिलकर कार्य करना चाहिए। जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि टीचर्स को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर सिर्फ अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसकी एक पेडागोजी है तो सिर्फ वो अपनी पेडागोजी ही पढ़ाएगा। उससे अगर कोई अदर वर्क भी दिया जाता है तो उसमें भी वो फ्लेक्सिबल हो, कि कोई भी वर्क अगर हो रहा है तो वो उसमें हाथ बटा सके, उसके लिए काम कर सके। नेक्स्ट है समूह में निर्देशानुसार काम करना, मतलब एक ग्रुप में निर्देशानुसार जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं स्कूल के ओनर के हिसाब से वो उसको फॉलो करना और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबके साथ समूह में ग्रुप में कार्य करना। थर्ड है कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना प्रॉपरली स्टूडेंट के लिए। मतलब स्टूडेंट के लिए भी हमें प्रॉपरली सारा कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। स्टूडेंट स्टूडेंट जो है वो बेसिक मतलब जो स्कूल खोला जाता है वो किसके लिए खोला जाता है कि स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट पर्सनली, स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी होती है उसको कोऑर्डिनेशन द्वारा बढ़ाएं। मतलब सबको मिलजुल कर आपस में इस तरह काम करना है, ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऐसी प्लानिंग्स करनी है बच्चों के लिए। नई नई ऐसी प्लानिंग्स, ऐसी योजनाएं आती रहती हैं जिसके अंदर बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात होती है। तो ऐसे करिकुलम को डिज़ाइन करें या ऐसे प्रोग्राम्स कराएं, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं, ऐसी क्रिएटिविटीज़ कराएं जिसके अंदर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी कोऑर्डिनेशन द्वारा बढ़े, इंक्रीज हो। फिफ्थ हम देखेंगे कि इसके जो इसके पॉइंट्स है, जो इसकी प्रिंसिपल्स है, उसमें फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर टीचर को, हर वर्कर को, जो स्कूल में वर्क कर रहा है, जो वहां पर कार्यरत है, उसको एक्टिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, कि वो किसी भी कार्य को कर सके। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि पैडागोजी पढ़ाना ही उसका सिर्फ एक काम नहीं है कि उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। उसको क्या करना है कि वो किसी भी प्रकार का अगर काम दिया जाता है उसको, तो उस चीज़ के लिए वो फ्लेक्सिबल हो। चाहे वो ग्रुप में काम करना हो, चाहे वो इंडिविजुअली काम करना हो, उसके लिए वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। नेक्स्ट है अलग अलग समय पर अपने हिसाब से कार्य करना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए टीचर्स को। जैसा ऐसा ऐसा होता है कि कई कई स्कूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव किया जाता है टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी और वर्कर्स के साथ भी, स्ट्रिक्टली हर चीज़ फॉलो की जाती है। लेकिन टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसे प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं या ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये नहीं है कि स्ट्रिक्टली उनसे कोई काम कराया जा रहा है। फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिमाग के अंदर होती है कि हमें कुछ कार्य करने का मतलब राइट दे रखा है कि अपने हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके अंदर टीचर एक कंफर्टेबल फील करता है, टीचर जो होता है। तो टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए अलग अलग समय पर अपने हिसाब से कार्य करने की। नेक्स्ट है कंफर्ट जोन के हिसाब से, मतलब टीचर्स को कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा, पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा कि हमें ये काम करना ही करना है। वो अपने हिसाब से भी कोई पैडागोजी पढ़ा सकते हैं या कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी का वर्क दे सकते हैं क्लास में। उनको अपनी पैडागोजी के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कार्य करने का एक राइट देना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल रहे, उनका माइंड एक कंफर्ट जोन में रहे।
नेक्स्ट है अपने हिसाब से कार्य कर सके समयानुसार, मतलब समय के अनुसार वो अपने हिसाब से सारे कार्यों को कर सके। प्लानिंग, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लानिंग की, जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ सब पॉइंट्स की प्लानिंग का क्या महत्व है, जो प्रिंसिपल है वो क्यों हमारे स्कूल के लिए आवश्यक है प्लानिंग का। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे जिनकी अच्छी योजना होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, मतलब जितनी अच्छी योजनाएं हम जितने अच्छे प्लान्स बनाएंगे उतना अच्छा ही हमें रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के हिसाब से हो, चाहे बच्चों का रिजल्ट हो, चाहे स्कूल में कोई ऐसा कार्य हो जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट है लेसन प्लान करें। तो क्लास के अंदर हमें पढ़ाने के लिए लेसन प्लानिंग्स की ज़रूरत है कि वो एक प्लानिंग की एक प्लान करके बनाया जाए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और उसका इफेक्ट बच्चे की स्टडी पर कैसा पड़ रहा है। लेसन प्लानिंग से हमें समझ में आता है कि हम किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स बच्चों को बताने हैं, क्या क्या हाईलाइट करना है, क्या क्या उन्हें पढ़ाना है, तो उसके लिए एक लेसन प्लान की ज़रूरत होती है। थर्ड है स्टूडेंट की प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो, एक प्लानिंग हो उसकी भी कि किस हिसाब से, जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कराई जाए बच्चों की, क्योंकि विदाउट टाइम टेबल हम कोई भी स्टडी, कोई भी बुक या कोई भी सिलेबस बच्चों को टाइम टू टाइम नहीं कंप्लीट करा सकते विदाउट टाइम टेबल। एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने दिन में ये कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट है एंड रिजल्ट अच्छा आए, ताकि एंड रिजल्ट जो है हमारा वो अच्छा है, ऐसी प्लानिंग हो कि एंड रिजल्ट अच्छा है हमारा। पूरा सर्कुलर, पूरा एक जो शेड्यूल बनता है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि एंड का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स दे, मतलब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट क्या निकलेगा कि स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स आएगा वो अच्छा आएगा और बच्चा ज़्यादा सीखेगा, हर चीज़ अच्छी तरीके से सीखेगा और उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके हिसाब से क्या हमारे जो स्कूल की रेपुटेशन है वो भी अच्छी होगी और एक नाम होगा स्कूल का कि मतलब इस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये चीज़ है कि बच्चों का जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो स्कूल को भी उससे बेनिफिट होता है, तो ये सारी प्लानिंग्स ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवंथ इवेल्युएशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स का, जिसके अंदर है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। तो इसके अंदर सब पॉइंट हम देखेंगे विद्यार्थी का अच्छा रिजल्ट होगा, मतलब विद्यार्थी का अच्छा रिजल्ट हो तो उसके लिए मतलब क्या, हमने जो प्लानिंग्स पढ़ी थी सारी अभी, वो प्लानिंग्स किसके लिए होती हैं कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए या कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका उसका अच्छा रिजल्ट आए, उसका इवेल्युएशन अच्छा हो। नेक्स्ट है प्लानिंग के अनुसार चले, तो जो प्लानिंग्स हमने पहले भी पढ़ी उसके हिसाब से हमें चलना है कि हमें लेसन प्लान्स बनाने हैं, स्टूडेंट की प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करानी है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा लाना है, या जितनी योजनाएं हमने बनाई हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए वो अच्छी बने। नेक्स्ट है क्या स्ट्रेटजीज हो, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए बच्चों के इवेल्युएशन के लिए। तो जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं उसके हिसाब से हमें इवेल्युएशन करना है, उनकी स्टडी पर ध्यान देना है। लास्ट है हमारा क्या मेथड्स फॉलो करना है, तो इवेल्युएशन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स, क्या क्या स्टडीज फॉलो करनी है, क्या क्या मैक्सिम्स ऐसे होते हैं जो हमें बच्चों को पढ़ाने हैं और उसके हिसाब से हमें इन सारी स्ट्रेटजीज और मेथड्स को फॉलो करना होता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिसमें हमने पढ़े कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिनमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। तो यहाँ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।